सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको जीन प्याजे के बारे में बताऊंगा कि जीन प्याजे जो है इनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट के जिन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये डेवलपमेंट जो है जिन्होंने स्टेजेस में बांटा हुआ है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रह जाएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपने 15-20 मिनट दिया हमारे साथ में, चाहे यूपी टेट हो चाहे सीटेड हो, दोनों के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, चाहे वैगोस्की हो चाहे जीन प्याजे हो, ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेड की बात करें तो इसमें 4-5 नंबर में तो आता ही आता है 100%। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो जीन प्याजे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रह जाएगा, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए सीटेड में। क्लियर? तो होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना, क्योंकि होता क्या है, जब एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो उस टाइम पे अगर हम एक बार रिवाइज करके जाते हैं तो हमारा माइंडसेट जो होता है वो अलग ही प्रकार का होता है। क्लियर? इतनी बात। चलते हुए स्टार्ट करेंगे। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो तब भी इजीली मेरे से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। हम डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, परमानेंट। मतलब कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रह जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती तो मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे। क्लियर इतनी बात? चलो अब चलते। देखो, आज हम बात करने वाले हैं जीन प्याजे की। किसकी बात करने वाले हैं? जीन प्याजे की बात करने वाले हैं कि जो है इन्होंने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनको कैसे बांटा, कितनी स्टेजेस में बांटा हुआ है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको भी जानने वाले हैं। और जीन प्याजे कौन थे कौन नहीं थे, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे डिटेल में थोड़ा सा। तो मतलब हो सके तो यार सही से पढ़ना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वही हो सकता है कि जब आप सही तैयारी करते हैं तो आपकी एक अप्रोच डेवलप होती है ना। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सही डायरेक्शन में काम करते हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है। फिलहाल के लिए आज हम बात करने वाले हैं जीन प्याजे के बारे में कि ये कौन थे और इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास की जो स्टेजेस बताई हुई हैं वो कौन कौन सी थी और क्वेश्चन कैसे आता है। इन सारी बातों को आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए चलते हुए समझते हैं जीन प्याजे की थ्योरी के बारे में। देखो, सबसे पहली स्लाइड हमारी क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी हम बात करेंगे कि जीन प्याजे कौन थे कौन नहीं थे, इनके बारे में समझेंगे पहले, कि अगर कोई सा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए फिर भी हम इनके बारे में इजीली समझ पाएंगे कि जीन प्याजे थे कौन। चलो समझते हैं जीन प्याजे के बारे में। भाई देखो, बात करते हैं जीन प्याजे के बारे में, पहले समझ लेते हैं कि ये एक रचनाकार है। कौन है? अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहे तो ये एक रचनाकार है जिन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है। अगर प्याजे की बात करी जाए तो प्याजे जो है जिन्होंने कहा है कि बच्चा जो होता है वो खुद से अन्वेषण करता है। मतलब बच्चे को इन्होंने क्रिएटिव माना है कि बच्चा सक्रिय होता है। बच्चे को सक्रिय तो वैगोस्की ने भी माना हुआ है। बट अगर जीन प्याजे की बात करी जाए तो ये स्विट्जरलैंड के कौन से एक मनोवैज्ञानिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। यानी एक जो जीन प्याजे हैं ये स्विट्जरलैंड के कौन से, स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने, इनके सिद्धांत का जो नाम है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। समझ मेरे बात? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो इन्होंने दिया हुआ है, इसकी थ्योरी में क्या क्या बोला गया वो भी आपको बताऊंगा। सारी बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए, अब यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि प्याजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। देखो, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, अभी स्कीमा की भी बात करेंगे, एडेप्टेशन की भी बात करेंगे, एकोमोडेशन की भी बात करेंगे। यानी जितनी चीजों के बारे में प्याजे ने बताया हुआ है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए छूटने वाला नहीं, ये गारंटी मेरी है। समझ में बात को? तो इन्होंने क्या बोला कि जो प्याजे हैं, मैंने पहले आपको बता दिया, इन्होंने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी आनुवंशिकता को बहुत महत्व दिया हुआ है कि बच्चा जो होता है वो कुछ चीजें पैदा होता है लेके। समझ में बात को? तो इन्होंने बोला कि जैसे जैसे जैविक बायोलॉजिकल जो मैच्योरेशन आती है, यानी जैविक परिपक्वता आती है, व्यक्ति जो परिपक्व होता चला जाता है, मेच्योर होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके दिमाग में क्या होता है, चीजों के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। मतलब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके माइंड में चीजें कॉन्सेप्ट बन जाए। जैसे इसने पेन देखा तो पेन का वो एक स्कीमा जो था उसके माइंड में सेट हो गया। मतलब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, चीजों के बारे में वो जानना सीख गया, यानी उनके बारे में कॉन्सेप्ट बनाना सीख गया कि पेन है, ये पेन ऐसा होता है, ये कलर जो है पेन का ऐसा कलर होता है। समझ में बात को? तो क्या बोले जा रहा है? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मैच्योरेशन आती जाती है बच्चे के अंदर, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट बनते चले जाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो होते हैं ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, क्रिएटिव होते हैं बच्चे, किसी भी चीज के प्रति अपनी एक समझ बनाते हैं, है ना। बच्चे को आप बिल्कुल डल नहीं बोल सकते कि वो कुछ, उसको कुछ आता ही नहीं है। क्लासरूम में आप ये मत बोलना बिल्कुल कि इसे तो बिल्कुल नहीं आता, इसको साइड में बिठा दो। आपको सभी को साथ लेके चलना है एज टीचर, क्योंकि सारे बच्चों को, अगर आप माइंडसेट, जिनका अच्छा माइंडसेट है उनको एक साइड बिठा रहे हो, जो थोड़े से वीक है उनको आप एक साइड बिठा रहे हो, तो जो वीक है
उनका अगर आपने सेपरेशन कर दिया तो उनका हतोत्साहित हो जाएगा मन कि यार मुझे क्यों अलग किया गया, है ना। तो एज अ टीचर आपको सारे बच्चों को साथ में लेके चलना होता है। समझ मेरी बात को। तो वही बात यहाँ बोली जा रही है कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। आप उनसे ये नहीं बोल सकते तुम्हें कुछ नहीं आता या तुम सीख ही नहीं सकते। आगे लिखा हुआ है कि नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चा जो होता है खाली प्लेट बिल्कुल नहीं होता। कई बार क्वेश्चन में सीटर में पूछा गया है कि बच्चे जो होते हैं खाली प्लेट के रूप में पैदा होते हैं, यानी उनको कुछ नहीं आता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चे जो होते हैं वो नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, खाली प्लेट नहीं बोल सकते उनको। आगे लिखा हुआ है कि जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं, यानी हर कॉन्सेप्ट के प्रति अपनी एक समझ बनाते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया, आप सारी बातों को भूल जाओ। मैं केवल इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जीन प्याजे हैं इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटेड है। तो जीन प्याजे हैं वो क्या हैं? वो एक रचनाकार हैं जिन्होंने डेवलपमेंट की स्टेजेस को चरणों में बांटा हुआ है कि इतनी स्टेज तक ये होगा, फिर उसके बाद में इतनी स्टेज आएगी तब ये होगा। ऐसे ऐसे चीजों को बांट रखा है। आगे इन्होंने बोल दिया कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उनको खाली प्लेट आप नहीं कह सकते। होपफुली आपको ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया कि यहाँ पे क्या क्या बातें उनके सिद्धांत में बोली गई कि बच्चा जो होता है वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात करी गई है। देखो तैयारी आप बढ़िया से करो तभी आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा, है ना। अगर आप टाइम पास कर रहे हो यार मेरे, तो फिर चीजें सही नहीं है। एक टाइम के बाद में टाइम जो है आपको नचा देगा कि जो है अभी आप टाइम को पास कर रहे हो, फिर टाइम आपको पास करेगा, तो आपको दोबारा टाइम नहीं मिलने वाला। यही टाइम दोबारा घूम के नहीं आएगा यार मेरे कि अभी कुछ बन जाओ। समझ मेरी बात को। तो टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो, ये जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए। चलिए अब आगे और बात करते हैं इनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में। देखो क्या बात बोली गई। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जिनके बारे में प्याजे ने बताया हुआ है। मतलब यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे एडेप्टेशन हो गया, एसिमुलेशन हो गया, एकोमोडेशन हो गया। इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कहूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एकोमोडेशन हो चाहे एसिमुलेशन हो, टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। आप किसी भी प्रीवियस उठा के देखिएगा, आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा, गारंटेड है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्याजे के। चलो पहले बात किया गया अनुकूलन की। देखो अगर थोड़ी सी बने रहे तो पक्का समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। देखो अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि जिस जगह पे जाते हो, मान लीजिए अगर आपको जहां पे आप रह रहे हो वहां से किसी और जगह पे आपको भेज दिया जाए तो 2-4 दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा वहां पे। समझ मेरी बात को। तो कहने का मतलब है कि जहां पे आप रहने लगते हो वहां का एनवायरनमेंट आपको अडॉप्ट कर लेता है, आप वहां के प्रति अडेप्ट हो जाते हो, यानी अनुकूलित हो जाते हो, है ना। फिर उसके बाद में आपको अच्छा लगने लगता है। वहां लिखा भी है कि एडेप्टेशन का मतलब कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है, यानी जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें ढाल लेना, है ना। जैसी चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग उसमें सर्वाइव कर पाना ही एडेप्टेशन है, अनुकूलन है। इससे भी क्वेश्चन आता है कई बार, और बहुत सिंपल चीजें हैं। चलिए होपफुली आपको अनुकूलन समझ में आ गया। देखो ये प्रक्रिया जो होती है दो प्रक्रिया, मतलब दो भागों में होती है, यानी अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है इसको कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में। पहला है एसिमुलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। अब ये प्रोसेस इतनी इंपॉर्टेंट है कि एसिमुलेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। दूसरा हमारा क्या है? एकोमोडेशन है। देखो इससे समझते हैं कि दोनों बातें क्या है। एसिमुलेशन का मतलब क्या है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात करण कहलाता है। देखो अब यहां पे क्या बात बोली गई। देखो इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना है। अब इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। देखो यहां पे बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए जो बच्चा है, जो कोई भी इंसान है दुनिया में, उसको अगर पहले से जो इंफॉर्मेशन है, यानी जो पहले से उसके स्कीमा में सेव है, जो उसको पहले से इंफॉर्मेशन है, उसके आधार पे तो वो नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड करता है। मतलब जो चीजें आपको पहले से पता है उनके आधार पे ही आप नई चीजें बिल्ड करते हैं। वही बात बोली जा रही है कि आपके पुराने ज्ञान से रिलेटेड आप नए ज्ञान को अटैच कर पाते हो वहां पे। तो ये क्या है? पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को आत्मसात करना, जोड़ना ही एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। यानी कोई भी चीज आपको पहले से पता थी, यानी पहले आपने प्याजे को पढ़ा होगा या पहले आपने सीटेट का पैटर्न देखा होगा, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग की सीडीपी 30 मार्क्स की आती है, तो सीडीपी को ऐसे पढ़ना है। समझ मेरी बात को। यानी पहले से आपको कोई इंफॉर्मेशन थी कि सीडीपी में ये टॉपिक आएगा जीन प्याजे वाला, तो उसी को आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, है ना। पहली इंफॉर्मेशन जो थी उसमें कुछ सेव किया आपने आगे चल के, तो वही क्या है? एसिमिलेशन है। चलिए अब ये बात समझ में आ गई। आगे है समायोजन। समायोजन का मतलब क्या है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। देखो एकोमोडेशन का मतलब है कि आपको जो चीजें पहले से पता है उनमें आपको चेंज कर रहे हो। मतलब आपको क्या करना है, आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट रखा गया है जो आपको पहले से पता था, उसमें अगर आपने कुछ थोड़ा सा चेंज किया है,
एकोमोडेट किया है उस चीज को, तो वो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा, यानी उसको बोलते हैं समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, समायोजन, यानी जो चीजें आपको पहले से पता थी उनमें आपने थोड़ा सा चेंज किया है, उस अकॉर्डिंग आप तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या है, एकोमोडेशन कहलाएगा। होपफुली आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। ये एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की दो प्रक्रियाएं हैं, पहली है एसिमिलेशन, फिर है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब है कि आप पुरानी इंफॉर्मेशन के आधार पे नई इंफॉर्मेशन को सेव करते हो दिमाग में, है ना। और एकोमोडेशन का मतलब है कि आप पुरानी इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज करके, कुछ संशोधित करके वहां पे, यानी पुराना ज्ञान जो था उसको कुछ आपने जो है संशोधित किया और उसमें नई नई चीजों को आपने कलेक्ट किया वहां पे, तो ये क्या है, ये समायोजन है, ये अकोमोडेशन है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है और ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि हम आगे बढ़े एक चैन से। चलिए, कहीं पर अगर आपको दिक्कत आ रही तो मुझे कमेंट जरूर करना। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ताकि जो है मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा यार। अगर आप पहली बार आए, सीजन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। चलिए अब एक बात और समझ लेते हैं, उसके बाद में हम स्टेजेस की बात करेंगे कि इनके डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस रही हैं, जिन्होंने जो है प्याजे ने जिनको बांट रखा है, चरणों में बांट रखा है। चलिए अब यहाँ पे एक बात आपके सामने स्कीमा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्कीमा। अब ये इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन हर बार आता है, यानी स्कीमा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सीटेट में और यूपीटेट में देखा जाए प्याजे को। चलो, स्कीमा का मतलब क्या, इन्होंने बोला कि मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती हैं, मतलब आपके दिमाग में कोई चीज पहले से स्टोर है, किसी चीज को देखा होगा तो आपकी एक समझ डेवलप हुई कि ये है, आपने कुछ नाम बताया होगा उसका, है ना। तो आगे लिखा हुआ है कि वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मतलब आपके माइंड में कोई चीज पहले से है ना, तो वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। यानी किसी भी चीज को आप सोच समझ के अपने दिमाग में जो ऐड करते हो, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप सोच समझ के, जैसे आपके सामने कोई भी चीज है तो आपके मन में, जो आपके माइंड में हर चीज का एक स्कीमा बना हुआ है, यानी हर चीज को आप देख सुन के एक समझ बना रखी है अपने दिमाग में, जिसको स्कीमा बोलते हैं। समझ मेरी बात को। अब देखो यहाँ पे, अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यानी संतुलन का मतलब, देखो संतुलन का मतलब अपने आप में समझ रहे होंगे आप, बैलेंस करना। यानी अभी आपने अनुकूलन की दो प्रोसेस पढ़ी थी, कौन सी, एक पढ़ी थी एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन, दोनों के बीच में आपसी तालमेल बनाना संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम रखता है। यानी जो आपने प्रोसेस अभी तक पढ़ी हुई है, दोनों मैंने अभी पढ़ाई, कौन कौन सी, एसिमिलेशन जहां पे पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चा नई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था, और दूसरी मैंने समायोजन पढ़ाई कि पुराने ज्ञान में कुछ चेंज कर रहा है बच्चा, है ना। तो इन दोनों चीजों के प्रति क्या कर रहा है, बच्चे के माइंड में एक संतुलन बना रहा है। क्या बना रहा है, एक संतुलन बना रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, जो है इक्विलिब्रियम, यानी जो है संतुलन बोलते हैं। अब समझ रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनाओगे, संतुलन नहीं बनाओगे, तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, है ना। समझ मेरी बात को। तो चीजों के प्रति बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि आत्मसातकरण को भी अच्छे समझेंगे और जो है समायोजन को भी समझ लेंगे, तो चीजों के प्रति एक बैलेंस बना के रखो अपना, तो उसे क्या बोलेंगे, संतुलन बोलेंगे, उस स्थिति को क्या बोलेंगे, संतुलन बोलेंगे। समझ गए मेरी बात को। तो होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्कीमा क्या है, जो आपके माइंड में सेव है, जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में पहले से सेव है, उसे क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्कीमा। क्लियर। चलो अब चलते हैं मेन टॉपिक्स पे, जिनसे क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए। ये प्याजे की अवस्थाएं हैं, मतलब इन्होंने क्या किया है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं बताई हैं, इनके बारे में बात करेंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, देखो 4 स्लाइड है, इनको डिफरेंट टाइप से पढ़ लो, बढ़िया तरीके से पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े आपको। चलिए पहली स्थिति को हम समझते हैं, पहली जो संवेदी पेशी यानी सेंसरी मोटर है, उसको पढ़ते हैं कि जो है प्याजे की पहली स्टेज को क्या बोला गया। चलो इतना बढ़िया से समझेंगे कि कोई दिक्कत आपको हो ही ना, कहीं पर होगी नहीं। चलिए पहले समझते हैं कि जो प्याजे की पहली स्टेज है, देखो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, यानी यहां पे बात करी जा रही है पहली अवस्था जो है प्याजे की डेवलपमेंट यानी विकास की प्रक्रिया की पहली अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर। यानी जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये क्या होती है, सेंसरी मोटर होती है। कौन कौन सी, यानी जन्म से बच्चा पैदा होता है, 2 वर्ष की जो अवस्था है, इसको प्याजे ने बांट रखा है, इसको नाम रखा है संवेदी पेशी अवस्था। इन्होंने लिख रखा है कि स्टेज जन्म से 2 वर्ष, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यानी बोलकर, देखकर, सुनकर, ऐसे बच्चा जो होता है चीजों को सीखता है, सोचता है, समझता है। यानी भले ही वो कुछ कह ना पाता है, लेकिन इस स्टेज में क्या होगा कि बच्चा जो है देख देख के, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ऑब्जर्व करता है। छोटा बच्चा पैदा हुआ है, उसे क्या ही मालूम अभी, है ना, तो वो चीजों को देखता है,
इस स्टेज में, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में, इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, यानी वस्तु स्थायित्व होता है। इस उम्र में क्या होता है, बच्चा जो होता है अपने माइंड में एक चीज को यानी एक इंफॉर्मेशन को क्या नाम सही कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि यार ये क्या दिखाया जा रहा है मुझे, मम्मा है उसके सामने आ रही है तो ये क्या है, पापा उसके सामने आ रहे तो ये क्या है, मतलब चीजों को समझने की कोशिश करता है। यानी एक ऐसी स्टेज है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जहां पे ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। चीजों को प्रति बच्चा समझने लगता है कि ये मम्मा है, ये पापा है। समझ में बात को, तो वही बातें हैं इन्होंने लिख रखा है कि यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है। यानी उसके अभी सीखा नहीं बच्चा, यानी छोटी सी स्टेज है, पहली स्टेज है जहां पे बच्चा थोड़ा सा समझ पाता है, यानी एक छाप बना लेता है कि चीजों के प्रति, मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा है जो पैदा हुआ है और 2 वर्ष का होने जा रहा है, 2 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, एक छाप बना लेता है चीजों के प्रति कि यार ये है, पेंसिल उसके सामने आई तो पेंसिल से जो है तोड़ने फोड़ने खेलने की कोशिश करेगा उसके साथ, है ना। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आ जाता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात आए समझ जाना सेंसरी मोटर की बात की गई, यानी वस्तु स्थायित्व की बात की गई। ये पहली अवस्था है प्याजे की जिसको जन्म से 2 वर्ष यानी सेंसरी मोटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर, चलो मारो स्क्रीनशॉट, आगे चलें। अब आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरी स्टेज में क्या बात करी गई। ये तो पहली स्टेज हो गई। अब बात करेंगे प्री ऑपरेशनल की, यानी पहली तो हो गई, अब हम बात करेंगे जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है प्याजे ने डेवलपमेंट की स्टेज को 4 भागों में बांटा है। किसमें? 4 भागों में बांटा हुआ है। पहली जो थी सेंसरी मोटर और दूसरी पे आ गए हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। प्याजे की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष। इतनी सिंपल तरीके से आता है क्वेश्चन कि आपको मैं बता सकता यहाँ पे। चलिए, इसकी विशेषता क्या है, लिखा हुआ है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता। यानी बच्चा क्या कर पाएगा, चीजों को देख तो पाएगा। इस अवस्था में क्या होगा, ये सिंबॉलिक चीजें होती जहां पे बच्चे के माइंड में तो आ जाएगा लेकिन उसको जो है जता नहीं पाएगा बच्चा। अगर देखा जाए तो मतलब कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। 2 से 7 वर्ष की अवस्था है कि चीजें उसको दिखाई गई तो उसमें कोई थिंकिंग बोले, मतलब अपने अपनी कोई बात कहे, ऐसा नहीं होगा। मतलब चीजों को देख तो लेगा, ऑब्जर्व भी कर लेगा, समझ पाएगा, लेकिन उनके बाद में अपनी राय नहीं दे पाएगा। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है यहाँ पे बच्चा की क्वालिटी क्या होती है कि बच्चा चीजों को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, लेकिन उनके बारे में अपनी बात को कह नहीं पा रहा है। मतलब प्री ऑपरेशनल की स्टेज की अवस्था की स्टेज की विशेषता क्या है कि बच्चे के अंदर चीजें तो होंगी, समझ भी पाएगा, लेकिन अपनी बात को कहने में असमर्थ होगा। वहां पे अपनी समझ नहीं बता पाएगा कि वो उस चीज के लिए क्या फील कर रहा है। समझ मेरी बात को, तो वही बात हम बोली जा रही है। आगे लिखा हुआ है इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है, यानी सिंबल्स को, चीजों को, यानी सिंबल सीख जाता है, चीजों के जो है इस स्टेज में यूज करने लगता है कि भाई ये है और ये है ना। तो वही ये सिंबॉलिक लैंग्वेज आ जाती है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। यानी ये एक ऐसी अवस्था है जहां पे बच्चे ने साइकिल तो देखी हुई है, तो साइकिल के बारे में उसके माइंड में क्या हो गया, एक जो है इमेज बन गई कि जो है कि ये साइकिल है। मतलब ये एक ऐसी अवस्था है जहां पे उसने साइकिल को देखा तो उसके माइंड में ये हो गया कि ये साइकिल है। समझ में बात को, यानी इन चीजों को समझ पाएगा, अपनी थिंकिंग नहीं लगा पाएगा, भले ही उसके बारे में अपनी बात को कहना पाए लेकिन उनको सोच पाएगा, समझ पाएगा। चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सोचने समझने लगता है इस स्टेज में, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी बहुत आने लगती है इस स्टेज में। चलिए बात करते हैं थर्ड स्टेज की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। चलो बात कर लेते हैं, जो प्याजे की थर्ड स्टेज है उसकी बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। 2 से 7 वर्ष की उम्र है। देखो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इस अवस्था में बच्चे सामने रखी हुई चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर सकता है। मतलब ये एक ऐसी स्टेज है जिसके बारे में प्याजे ने बताया हुआ है। मतलब प्याजे ने क्या किया, चारों चरणों में बांट दिया, यानी एडोलेसेंस तक बच्चे को चरणों में बांट दिया कि इस उम्र तक ये होगा, इस उम्र तक ये होगा। पहली उम्र में, पहली स्टेज में आपने पढ़ा जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में कि बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व आ जाता है। दूसरी स्टेज में आपने पढ़ा प्री ऑपरेशनल में कि चीजों को समझ तो पाएगा पर उनके बारे में अपनी क्रिया नहीं दे पाएगा, अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दे पाएगा। अब यहां पे क्या बोला गया कि बच्चे के सामने जो है, जिनको टच एंड फील किया जा सकता है ना, लिखा हुआ है कि जो सामने है उन्हीं के प्रति अपनी एक्टिविटी कर पाएगा, जो उसके सामने नहीं है उनके बारे में सोच समझ नहीं पा रहा है ना, नहीं कोई एक्टिविटी दे पा रहा है। इस अवस्था में
क्या लिखा हुआ है, अलटावी जीववाद, मुद्राभार, संरक्षण, कर्मबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। यानी इस अवस्था में क्या होगा, संरक्षण का मतलब कि अपने आप को बचाने का उपाय, मतलब किसी अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो अपने आप को बचाएगा। क्रमबद्धता की चीजें मतलब क्रम से चलेगा। भार, मुद्रा, वेट, जीववाद, मतलब इन चीजों ये गुण आ जाते हैं। यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, संरक्षण के बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जो है इसको याद रखना कि इस स्टेज में ये आता है, किसमें, थर्ड स्टेज में। आगे लिखा हुआ है आगमनात्मक तर्कड़ा, यानी ये इसके बारे में भी समझ लो कि आगमनात्मक तर्कड़ा का मतलब क्या है। देखो, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी इस स्टेज में क्या होगा, यह भी इसी अवस्था में आती है, इसके ऊपर आधारित होकर तर्क, मतलब इस अवस्था में थोड़ा बहुत तर्क आ जाता है बच्चे के अंदर, मतलब थोड़ा सा लॉजिक आ जाएगा, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, बट इस स्टेज में क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक आ जाएगा बच्चे के अंदर, तर्क करने की क्षमता आ जाएगी कि किसी के सामने लड़ भी सकता है ना। अगर अपने आप को बचाने की बात आई तो वो सामने से भिड़ भी सकता है सामने वाले पे। ये क्या है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। कौन सी है, कॉन्क्रीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बात करी गई। देखो, अब यहाँ पे आप ये तो समझ गए कि इस स्टेज की मेन विशेषता क्या है, कि यहाँ पे बच्चे के अंदर थोड़ा सा लॉजिक आ जाता है, यानी थोड़ा सा तर्क आ जाता है। इतनी बात आज जानना आपके लिए काफी है कि इस स्टेज में तर्क थोड़ा बहुत आ जाता है, कॉन्क्रीट के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं, है ना। ये थर्ड स्टेज है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। अब लास्ट स्टेज है, देखो अब लास्ट को समझ लेते हैं कि हमारी लास्ट जो अवस्था है वो कौन सी, फॉर्मल यानी बात की गई इसकी। ये लास्ट स्लाइड है आज की वीडियो की। होपफुली आपको पूरी क्लास समझ में आ गई होगी, कहीं पर डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी हम फॉर्मल को समझ लेते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है वो 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसे बोलते हैं फॉर्मल, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जहां पे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है बच्चे के अंदर, एक संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी जहां पे बच्चा पूरी तरीके से सोचने समझने लगता है, तर्क करने की क्षमता सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, पूरी तरीके से बच्चा समझदार हो जाता है। यानी फॉर्मल जो स्टेज है, यहाँ पे बच्चा क्या होगा, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कड़ा, यानी बच्चे के अंदर कोई लॉजिक भी आ गया, पूरा लॉजिक आ गया। निगमनात्मक यानी बच्चा जो है वो तो टटोल मटोल के भी चीजों को निकाल सकता है, मतलब इस स्टेज में ये पूरी बढ़िया स्टेज है जहां पे बच्चे के अंदर पूरी तरीके से तर्क यानी लॉजिक आ जाता है, और वो क्या नाम, तर्कड़ा पूरी तरीके से तो आ ही जाता है कि नियमों कानूनों को भी सीख जाता है। इस अवस्था में निगमनात्मक का मतलब है पूरी तरीके से लॉजिक उसके अंदर आ जाता है, यानी किसी भी चीज को नाप तोल के वो बता सकता है आपको, पूरी तरीके से अपने परिपेक्ष से चीजों के प्रति अपना डाउट क्लियर कर सकता है वो। समझ गए मेरी बात को। तो इस अवस्था में क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब जो सामने भी नहीं है उसके बारे में भी वो बता पाएगा, मतलब जो भी उसकी चीजें सामने नहीं है फिर भी उनके बारे में वो बता पाएगा, अपनी थिंकिंग को बता पाएगा। समझ गए मेरी बात को। तो सारी क्वेश्चन जो सारी स्लाइड्स थी आपको सब समझ में आ गई होंगी, मुझे लग रहा है कहीं पर भी डाउट नहीं रह गया होगा। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जो है, प्याजे जो थे वो एक रचनाकार हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो है एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने डेवलपमेंट के स्टेज को 4 भागों में बांटा हुआ है। पहली आपने पढ़ी सेंसरी मोटर, फिर आपने पढ़ी प्री ऑपरेशनल, फिर आपने पढ़ी कॉन्क्रीट, फिर आपने पढ़ी फॉर्मल। इन चीजों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में जाना, और प्याजे कौन थे कौन नहीं थे, इनकी जो कॉन्सेप्ट थे, यानी जैसे अनुकूलन हो गया, एसिमुलेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, और इन चीजों को भी आपने स्कीमा को अच्छे से समझ लिया। क्लियर थी बात। कहीं पर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं प्लान करूंगा। कोई भी डाउट हो बताना मुझे। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो तब भी मेरे से कनेक्ट हो जाओ, मैं डे बाई डे सारे वीडियोस के माध्यम से आपके डाउट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। जब तक सीटेड और यूपीटेड नहीं हो जाएगा, कंटिन्यू मैं वीडियो ला रहा हूँ, कंटिन्यू। ठीक है, मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम वेस्ट मत करना। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि टाइम को एक अच्छे वे में यूटिलाइज करो ताकि चीजें क्लियर हो जाए सारी की सारी। थैंक यू सो मच।